नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए संयुक्त राष्ट्र की चकाचौंध भरी नौकरी, वैश्विक मंच पर कदम, लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। नरेंद्र मोदी की आवाज जो टेलीफोन पर आ रही थी, उसने प्रशांत किशोर उर्फ पीके को गुजरात बुला लिया और बस एक साधारण पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट राजनीति का मास्टरमाइंड बन गया। 6 साल में 6 मुख्यमंत्रियों को ताज पहनाने वाला जादूगर, शिक्षा बीच में छोड़ने से लेकर जन स्वराज पार्टी की कमान संभालने तक, पीके की यह रोलर कोस्टर जर्नी बिहार की सियासत को हिला रही है। विरोधी चिल्लाते हैं बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, लेकिन पीके का ऐलान है अर्श या फर्श, या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना है या फिर आसमान छूना है। इस बार खुद की बिसात बिछा रहा हूं। क्या यह बिहार का तीसरा विकल्प बनेगा या फिर सिर्फ एक और राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाएगा? दोस्तों, आइए इस रहस्यमयी रणनीतिकार की अनकही कहानी में गोता लगाएं। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले में एक छोटा सा गांव है कोनार। 1977 में यही प्रशांत किशोर का जन्म हुआ था। पिता श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे। ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए प्रशांत की पढ़ाई भी कई शहरों में हुई। प्रशांत की मैथ्स यानी गणित इतनी अच्छी थी कि 12वीं में उन्हें 150 में से 148 नंबर मिले। पिता ने जब उन पर इंजीनियर बनने का दबाव डाला तो प्रशांत बोले कि इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन आप आईएएस की तैयारी करने के लिए कहेंगे ही। तो ऐसा करते हैं, हम 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर आईएएस हो जाएंगे। इसके बाद प्रशांत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन तबीयत खराब हुई तो घर लौट आए। तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन प्रशांत ने 3 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद लखनऊ से ग्रेजुएशन किया, 2 साल फिर ब्रेक लिया और हैदराबाद से पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यहीं से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में काम करने का रास्ता खुला। पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में मिली। कुछ समय के बाद यूएन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए गृह राज्य यानी बिहार लौट आए। प्रशांत ने यूएन के इंडिया ऑफिस और फिर अमेरिकी हेडक्वार्टर में काम किया। वहीं से फील्ड पोस्टिंग में अफ्रीका के एक देश चाड पहुंचे। चाड में रहने के दौरान ही प्रशांत ने कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचा। प्रशांत की रिपोर्ट का नाम था माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। यह रिपोर्ट गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे देश के समृद्ध राज्यों में कुपोषण की बदतर हालत बयान कर रही थी। मोदी ने इस रिपोर्ट को देखा और प्रशांत किशोर को गुजरात की सरकार के साथ पब्लिक पॉलिसी पर काम करने का ऑफर दे दिया। शुरुआत में प्रशांत यूएन की नौकरी छोड़ने से कतरा रहे थे, लेकिन फिर सीएम मोदी से एक शर्त पर राजी हुए। उन्होंने शर्त रखी कि मैं सीधे आपको रिपोर्ट करूंगा, बीच में कोई नहीं रहेगा, न कोई नेता न कोई अधिकारी। मोदी ने यह शर्त मान ली और 2011 में पीके गुजरात आ गए। शर्त के मुताबिक ही वे गुजरात सरकार के किसी डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के आवास से काम करते थे। पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ प्रशांत किशोर मोदी के लिए भाषण लिखने लगे, डेटा एनालाइज करके देने लगे और बहुत जल्द मोदी के करीबियों में पीके की गिनती होने लगी। और साल 2012 में पीके गुजरात चुनाव में मोदी के कैंपेन डिजाइनर बन गए। कैसे बन गए? वो ऐसे बन गए कि मोदी के करीबी अमित शाह सोहराबुद्दीन शाह फेक एनकाउंटर केस के चलते 2010 से 2012 तक गुजरात से बाहर थे, इसलिए चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर आ गई। उन्होंने रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इलेक्शन कैंपेन डिजाइन किया, जिसमें 4 बातें खास थी। पहला, मोदी को बतौर विकास पुरुष प्रोजेक्ट किया गया। दूसरा, मोदी के आने के पहले और बाद में गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तुलना जनता के सामने रखी गई। तीसरा, होलोग्राम की मदद से 3D में मोदी का भाषण गलियों और नुक्कड़ों में पेश किया गया ताकि हर विधानसभा तक वह पहुंच जाए। और चौथा कि प्रचार को पूरी तरह से व्यक्ति आधारित रखा गया, जिसने ब्रांड मोदी को जन्म दिया। हर विधानसभा में डेटा बेस्ड रिसर्च हुई थी और फिर इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाई गई थी। जब नतीजे आए तो 182 में से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गईं।
62 कांग्रेस और 2 सीटें अन्य ने जीती। मोदी आसानी से तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। इलेक्शन वॉर रूम, डेटा रिसर्च और ब्रांडिंग जैसे मॉडर्न तरीकों ने प्रशांत को भारतीय चुनावों की नई स्ट्रेटजी बना दिया। प्रशांत किशोर कहलाने लगे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट यानी पीके। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और 2014 चुनाव के लिए पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। पीके अब तक जो काम गुजरात में कर रहे थे, उन्हें अब देश भर में ये काम करना था और इसके लिए उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG। IIT और IIM जैसे संस्थानों से पढ़े युवा प्रोफेशनल्स इस संगठन के जरिए मोदी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। CAG ने ही चुनाव के दौरान मोदी के पूरे सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली। इनकी रिसर्च और डेटा एनालिसिस से स्ट्रेटजी बनती थी। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर रन फॉर यूनिटी कैंपेन लॉन्च किया। मकसद मोदी की छवि को पटेल से जोड़ना था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जनवरी 2014 में कहा कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वो अगर यहाँ आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें जगह दिला सकते हैं। पीके को इससे चाय पर चर्चा कैंपेन का आइडिया आ गया। मोदी चाय पीते हुए आम लोगों से बातें करते और मीडिया इसे लाइव कवर करती। गुजरात चुनाव की तरह ही मोदी ने 3D होलोग्राम तकनीक के इस्तेमाल से 700 से ज्यादा रैलियां की। नतीजा ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी की अभूतपूर्व जीत का क्रेडिट पीके को नहीं मिला, क्रेडिट मिला अमित शाह को। बीजेपी के चुनाव प्रचारक और डेटा एनालिस्ट रहे शिवम शंकर सिंह अपनी किताब हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन में लिखते हैं कि 2014 के बाद प्रशांत किशोर मोदी के करीबियों की लिस्ट से बाहर हो गए थे। नई सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। शायद उन्हें लगा होगा कि चुनाव में इतनी मेहनत के बाद उन्हें कोई राजनीतिक पद मिलना चाहिए था, लेकिन नई सरकार में कोई काम नहीं मिला और इस वजह से पीके के पास भाजपा का साथ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके साथ ही CAG भी बंद हो गई, जिसमें काम कर रहे युवा भी नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। कई युवा उसके बाद भी पीके के संपर्क में रहे, जिससे राजनीतिक सलाहकार के रूप में मौके तलाशे जा सके। जब प्रशांत किशोर ने भाजपा का काम छोड़ा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक माने जाते थे। मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने के बाद ही वे एनडीए से अलग हो गए थे। हालांकि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की मदद करने के लिए पीके तैयार हो गए। CAG की जगह पीके ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC ने ही नीतीश का चुनावी कैंपेन डिजाइन किया। पीके ने बिहार के 4000 गांवों का दौरा किया और उनकी आम समस्याओं का पता लगाकर एक सर्वे रिपोर्ट बनाई। चाय पर चर्चा की तरह ही पर्चा पर चर्चा कैंपेन चलाया। 5000 वॉलंटियर साइकिल से जनता को चिट्ठी पहुंचाते जिसमें नीतीश सरकार के कामकाज का ब्यौरा होता। नारा दिया गया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसके जरिए ग्राउंड पर लोगों को जोड़ा गया। जब मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कह दिया कि नीतीश के डीएनए में गड़बड़ है, तो एक दूसरा कैंपेन चला जिसमें बिहारी अपने बाल नाखून का सैंपल पीएम ऑफिस भेजने लगे। पीके का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव था नीतीश और लालू का गठबंधन कराना। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन को 243 में से 178 विधानसभा सीटें हासिल हुई और इसमें जेडीयू की सीटें थी 71 यानी 71। बीजेपी सिर्फ 53 सीटों पर सिमट गई और नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बन गए। महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके को अपना सलाहकार बना लिया और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीके से ही मदद मांगी। अमरिंदर सिंह पिछले 2 चुनाव बुरी तरह से हार चुके थे। पीके ने अपने स्टाइल में कैप्टन को प्रोजेक्ट किया और उनके लिए स्लोगन बनाया, पंजाब द कैप्टन। चाय पर चर्चा की तरह एक प्रोग्राम भी डिजाइन हुआ जिसका नाम था कॉफी विद कैप्टन। नतीजा फिर वही रहा। 117 में से 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बना ली और बीजेपी अकाली दल के गठबंधन के खाते में सिर्फ 18 सीटें आईं।
पीके की स्ट्रेटजी से प्रभावित होकर अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के सामने उनकी सिफारिश कर दी और 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देने पर भी जोर दिया। कैप्टन की सलाह राहुल गांधी ने मान ली, लेकिन इस बार पीके की जीत की हैट्रिक टूट गई। यूपी में कांग्रेस बुरी तरह से हारी, लेकिन इसके पीछे कई वजह बताई गई। मसलन पीके यूपी में प्रियंका गांधी को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम फेस बना दिया। पीके आखिरी समय में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के भी खिलाफ थे। उनके मुताबिक जमीन पर कांग्रेस की जो लहर थी उसे गठबंधन करके कांग्रेस ने खत्म कर लिया। इस दौरान नीतीश और पीके की करीबियां बढ़ती चली गई। 2018 में पीके ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया और नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि यह साथ लंबा नहीं चल पाया। 2020 में नीतीश ने पीके को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीके ने 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी, 2020 के दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल, 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और फिर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन का चुनाव कैंपेन चलाया और सभी को सीएम बनवाया। साल 2021 में पीके ने कहा, मैं जो कर रहा हूं उसे जारी नहीं रखना चाहता, मैंने पर्याप्त काम कर लिया है, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने और जीवन में कुछ और करने का समय है। पीके के जाने के बाद भी आईपैक का काम चलता रहा। पीके ने भी कांग्रेस का एक रिवाइवल प्लान बनाया और सोनिया गांधी से कई राउंड की मीटिंग की, हालांकि बात नहीं बन पाई। पीके ने कहा कि कांग्रेस की जो वर्तमान व्यवस्था है वो ऐसी है कि खुद तो डूब रहा है और हमको भी डुबो देगा। 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि अब असली मास्टर यानी लोगों के पास और जन स्वराज और सुशासन की राह पर जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। 5 मई को एक और घोषणा हुई, 2 अक्टूबर से जन स्वराज अभियान शुरू होगा। पीके ने पदयात्रा करके बिहार के हर गांव में जाने और लोगों से जुड़ने का ऐलान किया। पश्चिमी चंपारण से यह यात्रा शुरू हुई, वो 2697 गांवों तक पहुंचे। 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से जन स्वराज पार्टी लॉन्च कर दी। पीके ने अपनी पार्टी के 5 एजेंडा बताए, शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं को आसान लोन और लैंड रिफॉर्म। जन स्वराज पार्टी के लोगों में गांधी और अंबेडकर दोनों की तस्वीरें हैं। प्रशांत खुद को लेफ्ट सेंटर या गांधीवादी विचारधारा का बताते हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों और प्रशांत किशोर को करीब से देखने वालों का कहना है कि प्रशांत किशोर न धर्मनिरपेक्ष हैं, न सांप्रदायिक, न लेफ्ट विंग के हैं, न राइट विंग के, न संवैधानिक सिद्धांतों के पक्षधर हैं, न उसके खिलाफ हैं। अब तक उनकी वफादारी उस पार्टी के साथ रही है जिसके साथ उन्होंने काम किया, जिसके लिए काम किया। बिहार के पॉलिटिकल एनालिस्टों का मानना है कि पीके की पहुंच बिहार के मध्यम वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है, जिन्हें आइडियोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता। इन युवाओं की चिंता उनकी आजीविका है। ये लोग अच्छी नौकरी और सम्मानजनक जीवन चाहते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि पीके की आइडियोलॉजी वो नहीं है जो वो बताते हैं। जन स्वराज की पहली 51 कैंडिडेट की लिस्ट में ज्यादातर उम्मीदवार ईबीसी, यादव या मुसलमान हैं। ये लोग आरजेडी और जेडीयू का वोट काटेंगे। पीके का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि आरजेडी का वोट काटो और जेडीयू को खत्म करो। दोस्तों, सवाल ये भी उठता रहा है कि पीके बीजेपी की बी टीम है। 2020 में पीके को जेडीयू से निकालने के पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर पीके को पार्टी में शामिल किया था। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि पता नहीं उन्हें पैसा कहां से मिलता है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत उन्हें फंडिंग कर रही है, ऐसा तेजस्वी का आरोप है। दूसरी तरफ भाजपा भी पीके पर आरोप लगाती है कि उन्हें जिन राज्यों से फंडिंग मिल रही है वहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। फंडिंग के आरोपों पर पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए बिजनेस कंसल्टेंसी से कमाए हैं और इसमें 51 करोड़ टैक्स दिया, 99 करोड़ जन स्वराज पार्टी को उन्होंने डोनेट कर दिया। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पीके को कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी पैसे मिले हैं। ये चीजें देखकर लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति उन्हें फंड कर रहा है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप या बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीके के बारे में कभी पर्सनली कुछ नहीं कहा है। इससे कुछ तो संदेश जा रहा है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का कहना है कि बिहार चुनाव में पीके भले ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से महागठबंधन के वोट कट रहे हैं।
हालांकि कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में फॉरवर्ड जातियों में सेंधमारी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को सीधा नुकसान होगा। उनका कहना है कि अपने बड़े नेताओं पर प्रशांत किशोर की तरफ से किए जा रहे हमले का बीजेपी को जवाब देना चाहिए था। बीजेपी की चुप्पी का सही मैसेज नहीं जा रहा है। तो सवाल है कि क्या पीके बिहार में तीसरा विकल्प बन पाएंगे? प्रशांत किशोर खुद को बिहार में तीसरा विकल्प बताते हैं। उन्होंने वादा किया है कि चुनाव के बाद वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पीके ने दावा किया कि चुनाव के बाद या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर। जन सुराज बनाने के बाद पीके ने 2024 में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। यह सभी तीसरे या चौथे नंबर पर रहे और किसी को भी जीत नहीं मिली। हालांकि वोट शेयर में जनसुराज की हिस्सेदारी करीब 10% रही। ओपिनियन पोल में जनसुराज को 10 से 13% वोट शेयर के साथ 2 से 6 सीटों के बीच सीटें आती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार जैसे पॉलिटिकली जागरूक स्टेट में प्रशांत किशोर इस चुनाव में तो सत्ता हासिल करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके आगे की राह आसान हो सकती है। उनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल जब आए थे तो समाज में बदलाव दिख रहा था, जिसे उन्होंने भुनाया था। बिहार के समाज में बड़े तौर पर बदलाव नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में सत्ता पालेंगे, लेकिन अगर वह 10% भी वोट हासिल कर लेंगे तो यह उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी। दोस्तों, नीतीश कुमार के बाद बिहार में वैसे भी एक बड़े नेता की जगह खाली होगी जिसे पीके भर सकते हैं। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस चुनाव में हारने वाली टीम से मैन ऑफ द मैच प्रशांत किशोर ही होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, बिहार में चुनाव है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव का फैसला आ जाएगा। प्रशांत किशोर कहां खड़े होंगे ये तो बिहार के मतदाता तय करेंगे और 14 नवंबर को इसका पता लगेगा। लेकिन आप बताइए, पीके की जर्नी पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।